हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम एमपीएसआई विषय के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एमपीएसआई में बार बार पूछे गए हैं और व्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, सभी लोग हाई लिखकर भेज दें, एमपीएसआई लिखकर भेजें, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से अनुनासिक अयुग्वाह का उदाहरण कौन सा है। विकल्प है कि हंस या फिर हस या फिर हस्व या फिर हरि। तो आपको याद रखना है कि अनुनासिक अयुग्वाह का जो उदाहरण है वो है साथियों आपका कौन सा, विकल्प वी इसका सही जवाब है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर विकल्प है कि भाई स्वरों को एक भाग में बांटा है या फिर दो भाग में या तीन में या चार में। तो आपको याद रखना है कि उच्चारण में जो समय लगता है उस आधार पर भाई स्वरों को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में साथियों? तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक, विकल्प सी जो है तीन भागों में। क्लियर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वह कितनी है भाई। ठीक है, व्यंजन वर्णों की संख्या विकल्प है कि 24 होती है या 33 या फिर 45 या फिर 30 होती है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। ठीक, विकल्प वी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है वह कैसा स्वर कहलाता है? वह समृत स्वर कहलाता है या फिर विव्रत स्वर या अर्ध समृत या फिर अर्ध विव्रत। तो आपको याद रखना है इसे कहते हैं साथियों आपका किस तरह का। सब लोग आंसर जरूर कमेंट करो। तो आपको याद रखना है विव्रत स्वर। ठीक है भाई, कैसा? विव्रत स्वर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अयुग्वाह हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में अयुग्वाह की संख्या की अगर बात करें तो साथियों अयुग्वाह होते हैं दो। कितने होते हैं भाई? दो अयुग्वाह होते हैं। कौन कौन से? एक तो अंग और एक अह। ठीक है भाई, दो अयुग्वाह होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अगला प्रश्न है कि ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या है वह कितनी होती है भाई? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं या ऊष्म व्यंजन 3 या फिर ऊष्म व्यंजन 2 या फिर ऊष्म व्यंजन 1 होता है। तो आपको याद रखना है कि ऊष्म व्यंजनों की अगर बात करें साथियों तो आपको याद रखना है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? तो स, स और ह। ठीक है, ये चार जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं साथियों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि व्याकरण के विभाग, ठीक है, व्याकरण के विभागों के बारे में आपको बताना है। केवल वर्ण विभाग होता है व्याकरण के विभाग में या फिर केवल शब्द विभाग या केवल वाक्य विभाग होता है या फिर ये सभी विभाग होते हैं व्याकरण के। तो आपको याद रखना है व्याकरण के ये तीनों विभाग होते हैं। ठीक है, वर्ण विभाग, वाक्य विभाग और शब्द विभाग। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि च वर्ण के वर्गों का जो उच्चारण स्थान होता है, च वर्ग के वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वह कौन सा होता है भाई? तालव्य, कंठ, दंत या फिर नासिक। तो आपको याद रखना है कि च वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान साथियों तालव्य होता है। ठीक, क्या होता है? तालव्य। क्लियर। अगला प्रश्न है कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान भाई क्या होता है? ह वर्ण का। तो आपको याद रखना है कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किन वर्णों के उच्चारणों में कम वायु तथा कम समय लगता है? तो आपको याद रखना है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु और कम समय लगता है ये साथियों अल्प प्राण वर्ण होते हैं। ठीक है, कैसे अल्प प्राण? प्रश्न के वर्णमाला भाई किससे कहते हैं? शब्दों के समूह को या वर्णों के आंकलन को या शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आपको याद रखना है कि जो वर्णमाला होती है ये साथियों वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो कुल वर्णों की संख्या होती है 52
ठीक है भाई। और व्यंजन आपके कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, सब लोग एक बार कमेंट करके भाई बताइएगा, ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है वो क्या कहलाते हैं, बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि जिन वर्णों का उच्चारण साथियों जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो कहलाते हैं आपके क्या भाई, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण। ठीक भाई। प्रश्न है कि 6 वर्ण किसके अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है कि 6 वर्ण की अगर हम बात करें साथियों तो यह क्या है, एक संयुक्त वर्ण है। कैसा है, संयुक्त वर्ण है। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है भाई, 6 का क्रम। तो आपको याद रखना है कि 6 का जो क्रम है ये आता है भाई किसके बाद, क के बाद। ठीक है भाई, किसके, क के बाद, क्योंकि 6 किससे बनता है, क धन स से। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक का संबंध है किससे भाई, बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि अनुनासिक का जो संबंध है ये साथियों क्या है, क्या है बताइएगा। इसका सही जवाब होगा साथियों आपका नाक और मुंह दोनों से है। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। चलिएगा। प्रश्न है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का जो सही अनुक्रम होता है वो क्या होता है भाई, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम आपको बता देना है। तो आपको याद रखना है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का जो सही अनुक्रम है वो है साथियों क्या, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं होता है, बताइएगा। पंचम अक्षर का जो प्रयोग है वो कौन से शब्द में नहीं होता, तो आप याद रखें कि अंगूठी में। ठीक है भाई, विकल्प वी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन भाई निम्नलिखित में से कौन सा है, ल या फिर य या क या ड। तो आपको याद रखना है कि दिए गए व्यंजनों में जो स्पर्श व्यंजन है वो है साथियों आपका क्या, ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है वे क्या कहलाते हैं। तो आप याद रखें जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है, ऐसे स्वरों को कहा जाता है भाई समृत। ठीक, क्या विकल्प ए इसका सही जवाब है, समृत। नेक्स्ट प्रश्न है कि प, फ, व, भ, म यह किसके उदाहरण होते हैं भाई, बताइएगा। तो आपको याद रखना है यह ओष्ठ व्यंजन के उदाहरण होते हैं। ठीक, विकल्प सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हलंत युक्त व्यंजन भाई कब लिखा जाता है, बताइएगा। हलंत युक्त व्यंजन कब लिखा जाता है, तो आपको याद रखना है कि हलंत युक्त व्यंजन जो होता है यह लिखा जाता है व्यंजन में अ की मात्रा जब नहीं होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मूल स्वर कितने हैं, तो आपको याद रखना है कि मूल स्वरों की जो संख्या है वो है साथियों कितनी, 11। कभी आपसे पूछ ले कि ईश्वर प्रदत्त वर्ण किसे कहते हैं, तो ईश्वर प्रदत्त वर्ण साथियों अ को माना जाता है। देखिए मूल स्वरों की संख्या तो 11 है और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या की अगर बात करें तो 10 है। परंपरागत आधार पर स्वरों की संख्या की अगर बात करें तो ये साथियों कितनी है, 13 है। कितनी है भाई, 13 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक ही व्यंजन वर्ण क्रमशः 2 बार आए तो उसे क्या कहा जाता है। तो भाई एक ही व्यंजन वर्ण अगर 2 बार आए, ठीक है, तो उसे भाई द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ठीक, चलिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं है भाई, ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो आपको याद रखना है कि र जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है। इसके अलावा आपका स, ठीक है भाई, और आपका क्या भाई, ह, ठीक है, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक, चलिए। प्रश्न है कि बालाघात कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है बालाघात जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भाई, 3 प्रकार का होता है। ठीक, वर्ण बालाघात, शब्द बालाघात और वाक्य बालाघात। ठीक है, कौन सा, वर्ण, शब्द और आपका वाक्य बालाघात। ठीक है भाई, 3 बालाघात होते हैं। प्रश्न है कि दीर्घ स्वरों का समूह आपको भाई सिलेक्ट करना है दिए गए विकल्पों में से।
बहुत सिंपल है। तो दीर्घ स्वर का जो समूह है वो है आपका आ ई उ ए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। प्रश्न है अब अगला कि दीर्घ या गुरु वर्णों की जो संख्या होती है, ठीक है, वह कितनी है। तो आपको याद रखना है दीर्घ या गुरु वर्णों की जो संख्या है वो है साथियों कितनी, आपकी 7 है। कितनी है भाई, 7 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न है कि पार्श्विक वर्ण भाई निम्नलिखित में से कौन सा है पार्श्विक वर्ण। तो भाई ल को जो है पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। कैसा कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं ल को। ठीक है, य को क्या कहते हैं, अर्धस्वर। र को लुंठित वर्ण, ल को पार्श्विक वर्ण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है भाई। तो आपको याद रखना है कि ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ तालव्य होता है। ठीक, विकल्प सी सही जवाब है। प्रश्न के व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं। तो आप याद रखें व्याकरण के नियमों में बंधे हुए वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, ठीक, यह पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, यह पद कहलाते हैं। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।